गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट टेबल रीजनिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अल्फाबेट पार्ट 37 टाइप 20 में मैंने वर्ड फॉर्मिंग के टाइप फर्स्ट की परिचर्चा आपसे की थी। आज मैं अजय चौहान फिर से एक बार अल्फाबेट पार्ट 38 टाइप 21 में वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकेंड पर आधारित प्रश्नों की रूपरेखा तथा ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं, उन बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। कहने का अभिप्राय है आज का हमारा टॉपिक वर्ड फॉर्मिंग टाइप 2 के तहत बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। जैसा कि वर्ड फॉर्मिंग टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने वर्ड फॉर्मिंग बाय द पर्टिकुलर लेटर ऑफ द गिवन वर्ड का अध्ययन किया था कि किसी दिए गए शब्द के पर्टिकुलर लेटर के आधार पर किस प्रकार शब्द का निर्माण किया जाता है, उसकी परिचर्चा मैंने की थी। लेकिन आज का जो विषय है यह है कि दिए गए शब्द को निर्देशानुसार विभाजित करते हुए किस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है, उन बातों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको एक शब्द दिया गया जाएगा और उस शब्द को निर्देशानुसार आपको विभाजित करना है, खंडित करना है और खंडित करने के उपरांत, विभाजित करने के उपरांत आपको शब्द का निर्माण करना है। लेकिन हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करें उससे पहले हमें वर्ड से संबंधित कुछ बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड फॉर्मिंग टाइप 2 जो कि बाय द डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन से संबंधित है। ऐसे प्रश्नों में वर्ड से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है, कुछ शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ये समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने वर्ड की चर्चा पहले ही आपसे की थी कि वर्ड क्या होता है। द सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स which express their clear meaning or sense is called word। वर्ड के संदर्भ में मैंने बताया था कि वर्ड क्या होता है, तो द सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर which express their clear meaning or sense is called word। मैंने आपको बताया था कि अक्षरों का सुव्यवस्थित क्रम जो कि अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन आज हमें यह समझना पड़ेगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड फॉर्मिंग के तहत जो है हमें शब्दों के टाइप को भी समझना होगा, क्योंकि जो संबंधित प्रश्न होते हैं वो शब्दों के टाइप पर भी आधारित होते हैं। कहने का अर्थ है कि जनरली अगर देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। यदि आपसे कहा जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। जहां तक वर्ड फॉर्मिंग का संबंध है, वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित प्रश्नों का संबंध है, तो ऐसे प्रश्नों में जब हम वर्ड को क्लासिफाइड करते हैं, वर्ड का वर्गीकरण करते हैं,
काइंड्स ऑफ वर्ड की जब चर्चा करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। वर्ड दो प्रकार के होते हैं। शब्दों को अगर हम वर्गीकृत करें कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित प्रश्नों में जिन शब्दों की परिचर्चा की जाती है, जिन शब्दों के विषय में बात की जाती है, वहां पे शब्दों को अगर विभेद किया जाए, शब्दों का वर्गीकरण किया जाए, तो हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द के प्रकार की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। टू टाइप्स ऑफ वर्ड। शब्द दो प्रकार के होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं शब्द के प्रकार की परिचर्चा क्यों कर रहा हूं, इसका क्या अभिप्राय है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों में शब्दों के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे हम इस बात की परिचर्चा आपके सामने करेंगे भी और आप देखेंगे भी किस प्रकार से जो है शब्द दो प्रकार के होते हैं, कहां पे इसकी परिचर्चा की जाएगी, कहां पे प्रश्न में पूछा जाएगा। उन बातों को आप जब मैं प्रश्न की रूपरेखा आपके समक्ष रखूंगा तो वहां पे आप इस बात से अवगत होंगे। यहां पे मैं ये बता देना चाहता हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। शब्दों के वर्गीकरण की बात की जाए, जहां तक वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों में शब्दों के वर्गीकरण पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए जब शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से शब्द कैसे होते हैं भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो है वो है डिपेंडेंट वर्ड। क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वर्ड पहला जो है वो डिपेंडेंट वर्ड है, और जो दूसरा है वह है इनडिपेंडेंट वर्ड। इनडिपेंडेंट वर्ड। हम वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकेंड बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन संबंधित प्रश्न को हल करें, प्रश्नों की रूपरेखा से अवगत हो। उससे पहले यह आवश्यक है कि हम टाइप्स ऑफ वर्ड को समझें कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 2 पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शब्दों के टाइप पर भी आधारित होते हैं, शब्दों के वर्गीकरण पर भी आधारित होते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है, तभी आप टाइप सेकंड पे आधारित प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। सब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है डिपेंडेंट वर्ड और दूसरा है इंडिपेंडेंट वर्ड। कहने का अर्थ है ये आपका हो गया आश्रित वर्ड, ये हो गया आश्रित शब्द। डिपेंडेंट दैट इज द डिपेंड ऑन एनी अदर वर्ड। सिंपल हम कह सकते हैं द वर्ड विच डिपेंड ऑन अदर वर्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वर्ड। ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द पे आश्रित होते हैं। डिपेंडेंट दैट इज द किसी पर आश्रित, किसी पे निर्भर करता हो। और दूसरा जो वर्ड है वो है इंडिपेंडेंट वर्ड। इंडिपेंडेंट का अभिप्राय होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द। शायद आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स यह पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे कि शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। आश्रित शब्द,
स्वतंत्र शब्द, डिपेंडेंट वर्ड एंड इंडिपेंडेंट वर्ड। वर्ड दो प्रकार के होते हैं। जब वर्ड की परिचर्चा की जाए कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। कौन कौन? तो पहला जो है वो है डिपेंडेंट और दूसरा जो है वो है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वर्ड कहने का अभिप्राय है आश्रित शब्द और इंडिपेंडेंट वर्ड कहने का अभिप्राय है स्वतंत्र शब्द। आप सोच रहे होंगे कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड में आखिर अंतर क्या है, कैसे हम समझेंगे कि कौन सा वर्ड डिपेंडेंट है और कौन सा वर्ड इंडिपेंडेंट है। आखिर किसे डिपेंडेंट वर्ड कहा जाता है, किसे इंडिपेंडेंट वर्ड कहा जाता है। तो चले हम इसकी भी परिचर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं, इसको भी स्पष्ट करने जा रहे हैं कि डिपेंडेंट वर्ड किसे कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वर्ड किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारा है डिपेंडेंट वर्ड। हमें समझना है कि डिपेंडेंट वर्ड किसे कहा जाता है। डिपेंडेंट वर्ड, कौन सा वर्ड डिपेंडेंट होता है, कौन सा वर्ड इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट वर्ड आखिर क्या है? तो हम कह सकते हैं द वर्ड which does not express their clear meaning or sense without help of any other word is called dependent word. The word which doesn't express their clear meaning or sense is called dependent word. क्या कहिएगा आप इसको? आप इसे कहेंगे, नोट कर लेंगे जिन्हें नोट करना है, और मैं जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे किसी भी लेक्चर में हमारे जो माध्यम होता है, वर्सन होता है, वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही वर्सन में डील करता हूं। दोनों ही माध्यम से किसी भी प्रश्न की रूपरेखा, किसी भी परिचर्चा को आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूं। किसी भी वाक्य को यदि आपके समक्ष मैं इंग्लिश में प्रस्तुत करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसी बातों को मैं हिंदी में भी आपके समक्ष रखता हूँ। इसलिए भाषाई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब जिस भाषा की मैं परिचर्चा करूँ उससे संबंधित जो कैंडिडेट्स हैं उन बातों पे ध्यान रखिएगा। आफ्टर ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लिटरेचर नहीं है, सेंसेबल। यहाँ पे जो है वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंट वर्ड की परिचर्चा की जा रही है, आपसे आश्रित शब्द की परिचर्चा की जा रही है। डिपेंडेंट वर्ड को अगर डिफाइन किया जाए, हाउ वी डिफाइन डिपेंडेंट वर्ड एंड इंडिपेंडेंट वर्ड। डिपेंडेंट वर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट वर्ड क्या है, किसे डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं, किसे इंडिपेंडेंट वर्ड कहते हैं। तो जहां तक डिपेंडेंट वर्ड की बात है तो हम कह सकते हैं कि द वर्ड which doesn't express their clear meaning or sense without help of any other word is called dependent word. डिपेंडेंट वर्ड किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया कि द वर्ड which doesn't express their clear meaning or sense without help of any other word is called dependent word. कहने का अर्थ है कि the word which doesn't sufficient
express their clear meaning or sense alone. हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि the word which doesn't sufficient to express their clear meaning or sense alone is called dependent word. हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो बगैर अन्य शब्दों की सहायता से, ऐसे शब्द जो बगैर अन्य किसी शब्द की सहायता से अपना अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों को हम डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं। ऐसे शब्द को हम डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं। ऐसे शब्द जो बगैर किसी अन्य वर्ड की सहायता के अपना अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं, ऐसे शब्द को डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं। क्लियर? जनरली हम कर सकते हैं प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब इत्यादि ऐसे ही शब्दों के श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब etc considered as this type of word. कहने का अभिप्राय है कि जनरली प्रीपोजिशनल वर्ड, मैं इसको मिटा देता हूं, और ऐसे कैंडिडेट्स जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं, उनके बारे में भी मैं इसे परिभाषित कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा कि आश्रित शब्द किसे कहते हैं। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित शब्द। तो आप कह सकते हैं ऐसे शब्द जो बगैर किसी अन्य वर्ड की सहायता के, ऐसे शब्द जो बगैर किसी अन्य वर्ड की सहायता के अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं। अनेबल टू एक्सप्रेस देयर क्लियर मीनिंग, अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे शब्द को आश्रित शब्द कहते हैं। क्लियर? हम इसको मिटाते हैं थोड़ा। आगे हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कौन से वर्ड होते हैं जो कि विदाउट हेल्प ऑफ अदर वर्ड अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं? तो मैं बताना चाहूंगा कि जनरली ऐसे शब्द क्या होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जनरली प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, etc considered as dependent word. कहने का अर्थ है कि सामान्यतया प्रीपोजिशनल वर्ड जो होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया जो होते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे शब्द आश्रित शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसे शब्दों को डिपेंडेंट वर्ड की श्रेणी में रखा जाता है। बिकॉज सो दैट दिस टाइप ऑफ वर्ड doesn't express their clear meaning without help of any other word. Generally, prepositional word, auxiliary verb, etc. considered as dependent word, so that these type of words doesn't express
doesn't express their clear meaning or sense alone। हमने यहाँ पे बताया कि जनरली जो प्रीपोजिशनल वर्ड होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं considered as dependent word, so that these types of word doesn't express their clear meaning or sense alone। कहने का अभिप्राय है कि सामान्यतया प्रीपोजिशनल वर्ड जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज द सहायक क्रिया, ऐसे जो शब्द होते हैं वो डिपेंडेंट वर्ड की श्रेणी में रखे जाते हैं, इसलिए कि ऐसे शब्द बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता के, बगैर किसी अन्य वर्ड की सहायता के अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें डिपेंडेंट वर्ड कहा जाता है। जैसे टू, इन, एट, ऑन, अपॉन, was, are, had, for। क्या आप देख रहे हैं? टू है, इन है, एट है, ऑन है, अपॉन है, वाज है, आर है, हेड है, फॉर है, इनटू है। क्या यहां पे आप देख रहे हैं कि टू, इन, एट, ऑन, अपॉन, फॉर, इनटू, ये सब जो है प्रीपोजिशनल वर्ड है, ये सब जो है ये प्रीपोजिशनल वर्ड है। और यहां पे जो आप देख रहे हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। नहीं, इज, आर, एम, इज, आर, एम, तो बी वर्ड भी है इसमें। नहीं, हैव, हैज, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है जिसमें बी वर्ड है, मॉडल्स है। तो ये सब जो शब्द हैं, ऐसे जो शब्द हैं, these words are डिपेंडेंट वर्ड। क्योंकि यदि टू 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 टीओ टू 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 कहा जाए तो इसका कोई सेंस नहीं होता है। एटी एट 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 कहा जाए तो इसका कोई सेंस नहीं होता है। आईएन इन इन कहा जाए तो इसका कोई सेंस नहीं होता है। ओएन ऑन ऑन कहा जाए तो सेंस नहीं होता है। अपन अपन कहा जाए तो सेंस नहीं होता है। नहीं, फॉर फॉर कहा जाए तो सेंस नहीं होगा। इनटू इनटू केवल कहेंगे तो कोई सेंस व्यक्त नहीं करता है। ऑफ ऑफ कहेंगे तो कोई सेंस व्यक्त नहीं करता है। वाज वाज कहेंगे तो कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं, क्योंकि था क्या क्या था। आर है क्या, हैड थे क्या, इज है क्या, एम क्या हूं, कोई अर्थ व्यक्त नहीं होता है। लेकिन जब ये अन्य शब्द से कॉम्बिनेशन करते हैं, अन्य शब्दों के साथ संयोजन करते हैं, तभी अपना अर्थ व्यक्त करने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है कि टू टू केवल कहा जाएगा तो कोई सेंस नहीं निकलता है। नहीं, क्या हम देख रहे हैं कि केवल अगर हम टू 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 कहें तो कोई सेंस स्पष्ट नहीं हो रहा है। इन इन कहें तो ये अकेले अपना कोई अर्थ व्यक्त नहीं कर पा रहा है। एट एट कहें तो कोई अर्थ व्यक्त नहीं होता है। वाज वाज कहें तो कोई अकेले अर्थ व्यक्त नहीं होता है।
मीन्स सेंसेबल नहीं होता है। यदि ये शब्द है तो एक पर्टिकुलर अर्थ तो देगा, लेकिन वह अर्थ सफिशिएंट नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि एट 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 कहिएगा, क्या एट? था ही कहिएगा तो क्या था? ये अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पा रहा है, पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं कर पा रहा है। हमने आपको बताया कि ऐसे शब्द जो बगैर किसी अन्य शब्द के सहायता के अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं कर पाते हो, ऐसे शब्द डिपेंडेंट वर्ड कहलाते हैं। द वर्ड which doesn't show or express their clear meaning without help of any other word is called dependent word. And generally prepositional word, auxiliary verb etc. considered as this type of word, so that this type of word doesn't express their clear meaning or sense without help of any other word, so that we call this type of word as dependent word. इसलिए हम ऐसे शब्दों को डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं, क्योंकि ये अकेले अपना अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। समझ रहे हैं ना? केवल टू कहेंगे तो कुछ नहीं सेंस होगा, लेकिन आई एम गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल, तब ये अपनी सार्थकता व्यक्त कर देता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, तब इस टू की सार्थकता है। लेकिन अकेले केवल आपको टू दे दिया जाए तो इसकी क्या सार्थकता है? क्या ये अर्थ व्यक्त करता है? अनेबल टू एक्सप्रेस देयर क्लियर मीनिंग और सेंस अलोन, अकेले ये कोई अर्थ व्यक्त नहीं करता है, और वैसे अर्थ का कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन अर्थ है। यहां देखिए, आई लिव एट पटना, आई लिव एट पटना, मैं पटना में रहता, तब यहां अर्थ व्यक्त हो रहा है, तब यहां पे अर्थ व्यक्त हो रहा है। लेकिन विदाउट एट केवल कहिएगा तो क्या अर्थ व्यक्त होगा? केवल एट कहिएगा तो क्या अर्थ होगा? कोई अर्थ नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? यहां पे एम का अपना एक महत्व है। आई एम गोइंग टू पटना, तो एम अपनी यहां सार्थकता व्यक्त कर रहा है, लेकिन केवल अकेले आप एम कीजिएगा, दैट इज द हूं, क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, वो महत्वहीन है, उसका अकेले कोई अर्थ व्यक्त नहीं हो रहा है, कोई सेंस अकेले व्यक्त नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो बगैर किसी अन्य शब्द की सहायता के अपना अर्थ व्यक्त नहीं करते हो, ऐसे शब्द को हम डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं। जनरली प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब etc. कंसिडर्ड एज दिस टाइप ऑफ वर्ड। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे वर्ड हैं, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि अकेले भी अपना अर्थ व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि कुछ एक्सेप्शनल प्रीपोजिशनल वर्ड हैं, एक्सेप्शनल, दैट इज द अपवाद में एक्सेप्शनल प्रीपोजिशनल वर्ड which express their clear meaning और सेंस। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशनल वर्ड हैं, सम एक्सेप्शनल प्रीपोजिशनल वर्ड which express their clear meaning और सेंस, और इस प्रकार से ऐसे भी शब्दों को प्रीपोजिशन होने के बावजूद भी हम लोग इंडिपेंडेंट की श्रेणी में रख लेते हैं, डिपेंडेंट की श्रेणी में रखते हैं। अपवाद भी कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड हैं जो कि बगैर अन्य वर्ड की सहायता के भी अपना अर्थ व्यक्त कर देते हैं, और जिस वजह से some exceptional prepositional word which express their clear meaning or sense
क्या है, तो आपको बताना चाहेंगे कि अंडर, above, between, below, कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड हैं जो कि अकेले भी अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड को हम डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट के सरनी में रखते हैं, इसलिए कि अकेले भी अपना अर्थ व्यक्त करते हैं। अंडर दैट इज द ये सेंस देता है कि नीचे, अबव ये सेंस देता है कि किसी ऊपर की बात हो रही है, बिटवीन ये सेंस अपना व्यक्त करता है कि बीच की बात हो रही है, बिलो ये सेंस करता है कि नीचे की बात हो रही है, कुछ सेंस व्यक्त कर देता है। लेकिन केवल एट कहिएगा, ऑन कहिएगा, इन कर दीजिएगा, आई एन इन, तो ये अपना पर्टिकुलर सेंस व्यक्त नहीं कर पाता है, अकेले सेंस व्यक्त नहीं करता है, ये अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता है, जिसके वजह से ऐसे शब्द को हम डिपेंडेंट के श्रेणी में रखते हैं। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड हैं जिन्हें हम डिपेंडेंट वर्ड के श्रेणी में रखते हैं। सम एक्सेप्शनल प्रीपोजिशनल वर्ड विच एक्सप्रेस देयर क्लियर मीनिंग और सेंस as like under, above, between, below, etc. considered as independent word, so that these words express their clear meaning or sense without help of other word. मैंने बताया कि some exceptional prepositional word as like under, above, below, between considered as independent word, so that these words express their clear meaning or sense without help of other word. इसलिए कि ऐसे शब्द जो हैं वो बगैर किसी अन्य वर्ड के भी अर्थात अकेले भी अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को हम जो है डिपेंडेंट वर्ड ना बल्कि इंडिपेंडेंट के श्रेणी में रखते हैं। क्लियर? तो आप अभी जो है डिपेंडेंट वर्ड को जाना, हम लोगों ने डिपेंडेंट वर्ड के बारे में जाना। तो क्या है डिपेंडेंट वर्ड? तो सिंपली हम कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जो बगैर अन्य वर्ड की सहायता के अपना पूर्ण अर्थ या भाव व्यक्त नहीं करते हैं, ऐसे शब्द को डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं, आश्रित शब्द कहते हैं। सामान्यतया प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलियरी वर्ब इत्यादि ऐसे वर्ड शब्दों के श्रेणी में रखे जाते हैं। इन, एट, टू, ऑन, फॉर, इनटू, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब प्रीपोजिशनल वर्ड है। ईच, आर, एम, वाच, हैड, हैव, हैज, वेयर, ये सब ऑक्सिलियरी वर्ब, प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल्स के तहत आते हैं, बी वर्ड के तहत आते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ये अकेले सफिशिएंट नहीं होते हैं अपने अर्थ को व्यक्त करने में। ये जब अन्य वर्ड की सहायता लेते हैं, अन्य शब्दों के साथ जब कॉम्बाइंड होते हैं,
तब ये अपनी सार्थकता को व्यक्त करते हैं। नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू पटना, तब यहाँ टू अपनी सार्थकता को व्यक्त कर रहा है, लेकिन केवल टू कहिएगा तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। आई लिव एट पटना, तब यहाँ एट अपनी सार्थकता को व्यक्त कर रहा है, एट की सार्थकता है। अदरवाइज केवल एट कहिएगा तो ये महत्वहीन बन जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हमने बताया कि अपवाद में कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड हैं जो कि स्वतंत्र शब्दों के श्रेणी में रखे जाते हैं, डिपेंडेंट वर्ड नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट के श्रेणी में रखे जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये अकेले भी अपना अर्थ, अपना भाव व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने बताया कुछ प्रीपोजिशनल वर्ड के बारे में कि अंडर है, अबव है, बिलो है, बिटवीन है, ये सब क्या है, अकेले भी अर्थ व्यक्त कर देता। अंडर कह रहे हैं, दैट इज द नीचे की बात हो रही है, अंतर्गत की बात हो रही है। बिटवीन कह रहे हैं, बीच की बात हो रही है। एबव कह रहे हैं, ऊपर की बात हो रही है। बिलो कह रहे हैं, नीचे की बात हो रही है। तो थोड़ा सा अर्थ व्यक्त हो जाता है, इसलिए इसे प्रीपोजिशन होने के बावजूद भी हम लोग स्वतंत्र शब्द के श्रेणी में रखते हैं। क्लियर? तो आपने अभी डिपेंडेंट वर्ड के बारे में जाना और अब हम पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इंडिपेंडेंट वर्ड क्या होता है। इंडिपेंडेंट वर्ड क्या होता है। इंडिपेंडेंट, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है इंडिपेंडेंट वर्ड के बारे में कि स्वतंत्र शब्द। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द, स्वतंत्र शब्द। हम बताना चाहेंगे किसे कहते हैं स्वतंत्र शब्द। तो द वर्ड which express their clear meaning or sense without help of other word. It means which alone sufficient, हम कह सकते हैं कि it means which alone sufficient to express their clear meaning or sense is called independent word. हमने यहां पे आपसे पर चर्चा की डिपेंडेंट वर्ड के बारे में। हमने बताया डिपेंडेंट वर्ड के बारे में क्या बताया। तो डिपेंडेंट वर्ड के बारे में हमने बताया कि द वर्ड which does not express their clear meaning or sense without help of any other word is called dependent word. ऐसे शब्द जो बगैर किसी अन्य वर्ड की सहायता के अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर सकते हों, नहीं करते हैं, अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं, अपना पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग डिपेंडेंट कहते थे, आश्रित शब्द कहते थे। लेकिन जब इंडिपेंडेंट की बात हुई तो हमने क्या बताया कि द वर्ड विच एक्सप्रेस देयर, ये व्यक्त कर सकते हैं, वो डजंट एक्सप्रेस था, ये एक्सप्रेस देयर क्लियर मीनिंग और सेंस विदाउट हेल्प ऑफ अदर वर्ड। इट मीन्स which alone sufficient to express their clear meaning or sense is called. It means which alone sufficient to express their clear meaning or sense is called independent word. हिंदी में हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से कहेंगे, ऐसे शब्द
जो बिना अन्य वर्ड की सहायता के, इसको सहायता की आवश्यकता नहीं है, ऐसे शब्द जो बगैर किसी अन्य शब्द की सहायता के अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्द को स्वतंत्र शब्द कहते हैं। कहने का अभिप्राय है ऐसे शब्द जो अकेले ही अपने अर्थ को व्यक्त करने में पर्याप्त हो, अकेले ही अपना अर्थ व्यक्त कर देते हैं, अकेले ही अपना पूर्ण भाव व्यक्त कर देते हैं, अपना पूर्ण सेंस व्यक्त करते हैं, क्लियर मीनिंग व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं। ऐसे शब्दों को अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य शब्द की जरूरत नहीं होती है, ये अकेले पर्याप्त होते हैं। जैसे मैं पेन कहता हूं, पेन, तो क्लियरली पेन का अभिप्राय आप समझ जाते हैं कि कलम जिससे हम लिखते हैं, लिखने की सामग्री है पेन। पेन कहते हैं तो पेन अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। जैसे हमने कहा पेन, तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि पेन का क्या अर्थ है, समझ रहे हैं ना। इन कहेंगे तो आप कहिएगा कि सर इन का भी तो अर्थ होता है में, अरे में करते रहिए, क्या में क्या क्या में आप बोलेंगे टू का भी तो अर्थ होता है, फॉर का भी तो अर्थ होता है, फ्रॉम का भी अर्थ होता है, फ्रॉम का भी अर्थ होता है, से, तो से और इंग्लिश में तो मैं बताया कि टू का ही एक ही वर्ड है, जो ऐसे भी इंग्लिश के वर्ड सब ऐसे होते हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं कि एक ही शब्द अलग अलग मीनिंग व्यक्त करने लगते हैं। उसी टू का अभिप्राय के भी हो सकता है, उसी टू का अभिप्राय से भी हो सकता है। इंग्लिश में तो जो वर्ड होते हैं बिना सर करके होते हैं, समझ रहे हैं ना। वही टू के भी हो जाता है, वही टू से भी हो जाता है। वाक्यों के आधार पर अपना अर्थ व्यक्त बदलते रहते हैं। लेकिन तो टू केवल कह दीजिएगा, इन कह दीजिएगा, ऑन कहिएगा, बोलिए ऑन का तो अर्थ होता है इंग्लिश में पर लिखा हुआ रहता है, तो क्या पर करते रहिए। क्या पर केवल शब्द का अर्थ इंग्लिश के मीनिंग से निकाल दीजिएगा कि इंग्लिश के डिक्शनरी में इसका पर का अर्थ पर है, ऑन पर के लिए प्रयोग होता है, तो क्या पर इन में के लिए प्रयोग होता है, में क्या में, ये कोई अर्थ व्यक्त नहीं होता है, ये अपना पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हैं, इनकी पूर्ण सार्थकता नहीं है। जब तक कि ये किसी अन्य वर्ड से नहीं जुड़ते हैं तब तक अपनी सार्थकता व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पेन कहें तो पेन को किसी अन्य शब्द की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी, पेन अपना स्वतंत्र अर्थ आपके सामने ला देता है कि पेन मतलब होता है कलम, जिससे कि हम लिखते हैं, लिखने की एक सामग्री है और उसका नाम है पेन। पेन अगर किसी को भी कर दीजिएगा तो समझ जाएगा, पूर्ण अर्थ व्यक्त हो गया इसका, है कि नहीं। आपसे यदि कहते हैं बुक, तो क्लियर अर्थ इसका व्यक्त हो गया है कि बुक लिखने की, ये पढ़ने की सामग्री है, पुस्तक है इसका अर्थ। पुस्तक क्या होता है, तो पुस्तक एक ऐसी सामग्री है जिसको पढ़ा जाता है, क्लियर। आपसे कहा जाएगा टीचर, तो टीचर अगर कहा जा रहा है तो ये अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ाता हो, शिक्षक नहीं, ये पूर्ण अर्थ व्यक्त कर देता है। इसको किसी की आवश्यकता नहीं है कि अन्य वर्ड से जुड़ेगा तब फिर ये अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करेगा, नहीं, ये पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है। शिक्षक अगर कहते हैं तो आप क्लियर समझ जाते हैं कि शिक्षक मतलब ऐसा व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, उसे शिक्षक कहते हैं। क्या, तो कहने का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता के अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त कर देता है, वैसे शब्द को हम लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं, स्वतंत्र शब्द कहते हैं। ये सब जो वर्ड है ये स्वतंत्र वर्ड है, समझ रहे हैं ना। तो आपने स्वतंत्र और अशिक्षित शब्दों की रूपरेखा को देखा, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होगा कि कैसे शब्द
स्वतंत्र होते हैं। कैसे शब्द को आश्रित कहा जाता है? तो सिंपल है कि ऐसा शब्द जो अकेले अपना पूर्ण अर्थ और भाव व्यक्त नहीं करता हो, ऐसे शब्द को हम लोग आश्रित शब्द कहते हैं, डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं। और ऐसे शब्द जो अकेले अपने अर्थ, अपने भाव को व्यक्त करने में समर्थ हो, ऐसे शब्दों को हम लोग स्वतंत्र शब्द कहते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था और फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि मैंने यहां जो वर्गों का, शब्दों का जो वर्गीकरण आपके सामने रखा, शब्दों के टाइप्स को आपके सामने प्रस्तुत किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि टाइप 2 वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 2 पे जो आधारित प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों में स्वतंत्र शब्द एवं सामान्य शब्दों की बात की जाती है। प्रश्न जो होता है स्वतंत्र शब्द और जनरल वर्ड से संबंधित होता है। अगर स्वतंत्र शब्द नहीं कहा जाए प्रश्न में, इसका अर्थ है कि जनरल टाइप ऑफ वर्ड, हम इन, ऑन, एट सभी को वर्ड मानने को तैयार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन, ऑन, एट, वाज, हैज, हैड ये वर्ड नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। ये वर्ड हैं, लेकिन ये किसी पे डिपेंड होते हैं। अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए इन्हें किसी अन्य वर्ड पे डिपेंड होना पड़ता है। और ये सब जो है, पेन है, एलिफेंट है, डॉग है, हैट है, फैन है, अगर डॉग कह रहे हैं तो आप क्लियर जान रहे हैं कि एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा जानवर जो कि भौंकता है, जो कि पहरेदारी करता है, उसको हम लोग डॉग कहते हैं। फैथफुल होता है, उसको डॉग कहते हैं। वफादार होता है, नहीं, गाय कहते हैं, काऊ कहते हैं। आप समझ जाते हैं कि नहीं, उसको अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है। काऊ को अपने अर्थ व्यक्त करने के लिए, गाय को अपने अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। फादर कहते हैं तो आप समझ जाते हैं कि फादर का मतलब होता है पिता। मदर कहते हैं, आप समझ जाते हैं माँ। उसको अन्य वर्ड की सहायता नहीं है, जरूरी नहीं पड़ेगी कि नहीं कोई अन्य वर्ड उससे जुड़ेगा तब वो अपना अर्थ व्यक्त करेगा, नहीं। तो इस प्रकार से बिल्कुल ही स्पष्ट हो चुका है कि स्वतंत्र किसे कहते हैं, आश्रित किसे कहते हैं, दैट इज द डिपेंडेंट वर्ड कौन होता है, इंडिपेंडेंट वर्ड कौन होता है। हाँ, इतना दिमाग पर रखिएगा कि जनरली जो होते हैं प्रीपोजिशनल वर्ड एंड ऑक्सिलरी वर्ड, सामान्यतया प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब इत्यादि जो होते हैं वो डिपेंडेंट की श्रेणी में आते हैं। ये दिमाग में रख लीजिएगा। नहीं, इन, एट, ऑन, टू, फॉर, इनटू, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब। और उसी में मैंने बताया था कि कुछ अपवादिक प्रीपोजिशनल वर्ड हैं जो कि स्वतंत्र की श्रेणी में रखे जाते हैं, जैसे अंडर, अबव, बिलो, बिटवीन, इसलिए कि अकेले भी अपना सेंस व्यक्त कर देते हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब जो है जितने तमाम, वो तमाम ऑक्सिलरी वर्ब डिपेंडेंट ही हैं, क्योंकि उनकी सार्थकता तभी है जबकि वो अन्य शब्द के साथ मिले, और शब्द के साथ जब मिलेगा, शब्दों के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज द वाक्य जब फॉर्मेशन होगा तभी उसकी सार्थकता है। वाक्य फॉर्मेशन के बगैर, विदाउट द सेंटेंस, उसकी कोई अहमियतता नहीं है। आप एम करते रह जाइए, हैज करते रह जाइए, कोई सार्थकता नहीं है। लेकिन पेन कह दें, पुस्तक कह दें, कुत्ता कह दें, घोड़ा कह दें, हाथी कह दें, एलिफेंट कह दें, मदर, फादर, ये बिना वाक्य के भी अपनी सार्थकता व्यक्त कर देते हैं, पूर्ण अर्थ व्यक्त कर देते हैं, इसलिए इसे डिपेंडेंट कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट शब्दों के विभेद को आपने जाना। और अब हम चलते हैं टाइप 2 पे आधारित प्रश्नों की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करने को। अब हम लोग बाय डिविजन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के तहत कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करने के क्रम में कौन कौन सी तकनीकी बातों का हमें ख्याल रखना होता है, और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी परिचर्चा, उसकी रूपरेखा, ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से कैसे हल कर सकें, कौन कौन सी टेक्निकल बातें होती है जिसके लैक ऑफ दिस टाइप ऑफ टेक्निकल वर्ड कैंडिडेट्स ऐसे भी शब्दों को फॉर्म नहीं कर पाते हैं,
गलत कर बैठते हैं, उन बातों की परिचर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। आफ्टर ऑल, मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि वर्ड फॉर्मिंग में आपको टेक्निकल बातों के अलावे अन्य किसी भी प्रकार की सहायता न तो मैं कर सकता हूं, न ही और कोई कर सकता है। कंप्लीटली यह आपके वोकैब पावर पे, आपके वोकैबुलरी पावर पे डिपेंड करेगा, आपके शब्द पावर पे डिपेंड करेगा। यदि आपके पास शब्द मौजूद है, आपके पास वर्ड पावर है, तो आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। हम केवल आपको इतनी ही सहायता कर सकते हैं कि प्रश्नों की रूपरेखा जो है आपके समक्ष में हम प्रस्तुत करेंगे। जो टेक्निकल बातें हैं, तकनीकी बातें हैं, उन बातों से आपको अवगत कराएंगे। क्या प्रश्न कहा जा रहा है उसे समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो यह भी नहीं समझ पाते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कौन कौन सी तकनीकी बातें हैं। तो चले हम टाइप 2 पे आधारित प्रश्नों की रूपरेखा के साथ इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसका लाइट जो है ना बहुत ये करता है, आंख पे मारता है। पहला प्रश्न है, शब्द डिटर्मिनेशन के शब्द डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि शब्द डिटर्मिनेशन के आपको जो शब्द दिया गया, क्या शब्द दिया गया, तो आपको शब्द दिया गया डिटर्मिनेशन। शब्द डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, कहने का अर्थ है कि ऑर्डर ऑफ लेटर जो है आपको चेंज नहीं करना है। तो ऐसे प्रश्नों में कौन कौन सी टेक्निकल बातें आएगी, उन्हीं बातों की हम आपके सामने पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्निकल बातों को हमें ध्यान रखना है और उन टेक्निकल बातों का अभिप्राय क्या होता है। प्रश्न में जो टेक्निकल बातें दी गई होती है, टेक्निकल टर्म दिए गए होते हैं, उन टेक्निकल टर्म का अभिप्राय क्या होता है। क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ दिस टाइप ऑफ टर्म, कैंडिडेट
डजंट सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, अनएबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कहने का अभिप्राय है कि इन तकनीकी बातों के न जानकारी होने के कारण कैंडिडेट जो है इस प्रकार के प्रश्न को सही तरीके से नहीं बना पाते हैं। उन टेक्निकल बातों को हम यहाँ पे आपके सामने बताएंगे कि कौन कौन सी टेक्निकल बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है, प्रश्न में कौन कौन से टेक्निकल टर्मों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शब्द डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, देखिए एक टेक्निकल टर्म यहाँ पे ये है कि अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, अक्षरों का क्रम आपको परिवर्तित नहीं करना है और इस शब्द को विभाजित करते हुए, शब्द को क्या करना है, शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। 3 टर्म का यहाँ प्रयोग किया गया है। क्या क्या है यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म है, क्या क्या यहाँ तकनीकी बातें हैं, इस प्रश्न में क्या क्या कंडीशन, क्या क्या शर्त जोड़ा गया है, अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन है, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अक्षरों के क्रम को आपको परिवर्तित नहीं करना है, इस शब्द को विभाजित करना है, आपको तोड़ना है, खंडित करना है और अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। दैट इज द मीनिंगफुल वर्ड। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा है कि मीनिंगफुल वर्ड अगर बनाना है तो ये नहीं आपसे कह रहा है, ये बोल रहा है अर्थपूर्ण, अर्थ होना चाहिए, केवल क्लियर मीनिंग होना चाहिए, पूर्ण अर्थ होना चाहिए, ऐसी बात नहीं कर रहा है। कहने का अर्थ है कि अर्थपूर्ण होना चाहिए केवल, दैट इज द इन भी है तो उसका अर्थ है तो अर्थपूर्ण है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि क्लियर मीनिंग होना चाहिए, पूर्ण अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा, केवल आपसे बोल रहा है अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो कहने का अभिप्राय, इसका मतलब है, इस अर्थपूर्ण का अभिप्राय है कि यहाँ पे आपका जो है डिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट दोनों काउंट होगा। केवल अर्थपूर्ण बोला जाएगा, अर्थपूर्ण केवल कहा जा रहा है तो यहाँ पे डिपेंडेंट भी काउंट होगा, इंडिपेंडेंट भी काउंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अर्थपूर्ण केवल बोला जाए तो आपको डिपेंडेंट भी काउंट करना है, इंडिपेंडेंट भी काउंट करना है, दोनों काउंट होगा। प्लस यहाँ पे क्या किया, अक्षरों का क्रम को आपको परिवर्तित नहीं करना है। कहने का अर्थ ये आपसे नहीं कह रहा है कि एक लेटर यहाँ से ले लीजिए, एक लेटर यहाँ से उठा लीजिए, फिर यहाँ से उठा लीजिए और फिर शब्द बना दीजिए, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कह रहा है कि एक अक्षर यहाँ से लीजिए, एक अक्षर यहाँ से लीजिए, एक अक्षर यहाँ से ले लीजिए और शब्द बना दीजिए, ये अलाउ नहीं है। अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर अक्षर का क्रम नहीं तोड़ना है। इसका मतलब है कि आपको जहां से भी लेना है आप लगातार लीजिए, जो अक्षर जिस क्रम में मौजूद है उसी क्रम में रहेगा, वहां से वो अक्षर को आपको उसके स्थान को इधर उधर नहीं करना है। आपको जहां से लेना है आप लगातार लेके बनाइए, उसमें आपको रोक टोक नहीं है, समझ रहे हैं ना। और इसी प्रश्न को, सेम प्रश्न को देखिएगा, हम आपके सामने 4-5 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और सभी का जो आंसर्स होगा, सभी का अभिप्राय जो होगा वो अलग अलग होगा। देखिएगा कैसे मैं टेक्निकल बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहला जो इसी प्रश्न का जो पहला है, हम सेम प्रश्न को 4-5 प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और सभी का अभिप्राय अंतर होगा, सभी का अर्थ अलग अलग निकलेगा, समझ रहे हैं ना। तो जो यह पहला है कि सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, कहने का अर्थ है कि ये जो अक्षर जिस क्रम में भी हैं इनके क्रम को आपको नहीं तोड़ना है, आपको विभाजित करना है। आप डायरेक्ट ले लीजिए, जहाँ से लेना है डायरेक्ट क्रम एकदम लगातार लीजिए, माने क्रम नहीं टूटना चाहिए। जो अक्षर जहाँ पे औसे मौजूद है आप इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके क्रम को आपको नहीं तोड़ना है। ये नहीं करना है, क्रम को नहीं तोड़ना है का अभिप्राय ये नहीं कि एक वर्ड, एक लेटर यहाँ से ले लिए, एक लेटर यहाँ से ले लिए, एक लेटर यहाँ से ले लिए और फिर शब्द बना दिए, वो अलाउ नहीं है। वो अलाउ बाय द पर्टिकुलर लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड जब होता है तब वहाँ पे होता है वर्ड फॉर्म बाय द पर्टिकुलर लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो वहाँ पे तो आपको पर्टिकुलर लेटर बताया जाता है, तो आप वहाँ पे अलग अलग स्थान से अक्षर, विशिष्ट अक्षर को लेकर आप शब्द बना सकते हैं। लेकिन जब डिवाइडेशन की बात होती है, विदाउट द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर, बिना अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, तो आपको क्रम तोड़ना नहीं है, समझ रहे ना। कैसे बनाएंगे हम अभी आपके सामने रखेंगे।
इसकी रूपरेखा की भी पर चर्चा करेंगे, हल करने की प्रक्रिया को भी आपके समक्ष रखेंगे कि कैसे हम करते हैं। क्लियर? और जैसा कि मैंने बताया कि सेम प्रॉब्लम को हम 4-5 प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और सभी का अभिप्राय में आपको अंतर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो हमने क्या बताया कि अक्षरों के क्रम को आपको परिवर्तित नहीं करना है, इस शब्द को आपको डिवाइड करना है, और अर्थपूर्ण कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप्स ऑफ वर्ड काउंट होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले तोड़ते हैं, इस शब्द को विभाजित करते हैं। देखिए क्या शब्द दिया गया है, आपको शब्द दिया गया है डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन डिटरमिनेशन हमने आपको बताया, आपके साथ प्रतिबंध यहां पे लगाया गया है, कंडीशन लगाया गया है, शर्त जारी किया गया है, निर्देश जारी किया गया है कि अक्षरों के क्रम को आपको परिवर्तित नहीं करना है। पहली बात ये है कि आपको अक्षरों का क्रम को परिवर्तित नहीं करना है। दूसरा बात कि शब्द को विभाजित करना है, और तीसरा बात अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जो भी शब्द बनेगा वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। क्लियर? आगे आपको ये बता देना चाहते हैं कि पर्टिकुलर अ सिंगल लेटर नॉट कंसिडर्ड एज वर्ड, ये ध्यान रखिएगा, कोई पर्टिकुलर एक सिंगल लेटर जो है वो वर्ड के रूप में काउंट नहीं होता। ये नहीं कह दीजिएगा कि ए भी तो एक शब्द है, नहीं, वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसको विभाजित कर रहे हैं। तो पहले देखिए हमने किया डिटर, क्लियर? हमने यहाँ पे बनाया टर्म, टर्म, हमने बनाया इन, हमने बनाया एट, हमने बनाया आयन, ऑन, नेशन, और हमने बनाया टर्मिनेशन। देखिए कितना वर्ड बन रहा है, इतने शब्द बन गए। क्या क्या बन रहे हैं? डेटर बना, डेटर आप यहां पे देख रहे हैं कि डेटर बना, टर्म बना, इन बना, 88 बना, ION आयन, ऑन, यहां देखिए नेशन, इतने शब्द बन गए। क्या कौन कौन से शब्द बन रहे हैं? तो आपका डीटर बना, डीटर, टर्म बना, इन बना, एट, आयन, ऑन, टर्मिनेशन, इतने शब्द बन रहे हैं। क्या डीटर बन रहा है, टर्म बन रहा है, इन बन रहा है, एट बन रहा है, ऑन बन रहा है, आयन बन रहा है, टर्मिनेशन बन रहा है, नेशन बन रहा है। इतना शब्द आपका बन गया, नेशन भी बन गया। प्लस यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कीजिएगा कि डिटर्मिनेशन बन रहा है, जो शब्द बन रहा है वो कंप्लीट शब्द को फिर नहीं ले लीजिएगा कि डिटर्मिनेशन बन रहा है, वो तो शब्द दे दिया गया है, उसको तो आपको डिवाइड करना है। क्लियर? प्लस यहाँ पे भी आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपके पास वर्ड पावर है तभी आप ऐसे शब्दों को बना पाइएगा, यदि आपके पास वर्ड पावर ही नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। जैसे डीटर, तो डीटर का क्या अभिप्राय होता है? तो डीटर का अभिप्राय होता है रोकना, डीटर का अभिप्राय रोकना होता है।
टर्म का क्या अभिप्राय होता है? तो टर्म का अभिप्राय होता है पद। क्या होता है टर्म का अभिप्राय? टर्म का अभिप्राय होता है पद, अवधि नहीं, समय सीमा, समय सीमा। डेटर का अभिप्राय क्या होता है? रोकना हुआ। टर्म का अभिप्राय हुआ पद, अवधि। और जैसे कि मैंने बताया था कि इन, एट, ऑन ये सब प्रीपोजिशनल है। तीन का अर्थ में भी होता है, इन का अर्थ से के लिए भी हो जाता है, इन का अर्थ का के लिए भी हो जाता है। हमने बताया कि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो वाक्य के आधार पर अपना जो है अर्थ परिवर्तित होते करते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? वाक्य के आधार पर परिवर्तित होता है इनका अर्थ। क्लियर? इन का अभिप्राय आप अंदर भी ले सकते हैं। उसी प्रकार से एट का अभिप्राय आपका में भी हो सकता है, एट का अभिप्राय पर भी हो सकता है, एट का अभिप्राय से भी हो सकता है, एट का अभिप्राय के यहाँ भी हो सकता है, नहीं की अवस्था में भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। क्या देखा कि डेटर का अभिप्राय रोकना, टर्म का अभिप्राय पद होता है, अवधि होता है। जैसे बोलते हैं कि सेकेंड टर्म जो है फिर से वो सीएम बना, नहीं, सेकेंड टर्म पीएम के रूप में उन्होंने अपना योगदान किया। समय सीमा होती है, पद होता है, टर्म मतलब शब्दों का जो होता है ये सब जो है किए बगैर ये किसी वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उसको भी टर्म कहते हैं। और इनका अभिप्राय में भी होता है, इनका अभिप्राय से में भी होता है, और इनका अभिप्राय का भी होता है, इनका अभिप्राय अंदर भी होता है। क्योंकि हमने बताया कि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो वाक्य विशेष के आधार पे अपना अर्थ बदलते रहते हैं, कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता है इंग्लिश के वर्ड को। यही तो इंग्लिश के वर्ड में सिर्फ जो होते हैं बिना सर पर के होते हैं। हमारे हिंदी में जो वर्ड होता है उनका एक अपना जो होता है सेंस, कंप्लीट सेंस होता है, वो हमेशा स्थिर होते हैं। लेकिन इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो अस्थिर टाइप के होते हैं, वाक्य विशेष के आधार पर अपना अर्थ बदलने लगते हैं। एट में भी होता है, पर भी होता है, से भी होता है, नहीं, जैसे कि एट स्टेशन, नहीं, आयन, आयन का अभिप्राय होता है आवेश, जिसको कि आप ऋण आयन एंड धन आयन कहते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो आयन हो गया, नहीं। क्लियर? ऑन, ऑन का अभिप्राय आपका जो है क्या होगा? आप पर कह सकते हैं, ऑन पर होगा। टर्मिनेशन, नेशन, राष्ट्र होगा, नहीं, नेशन राष्ट्र की बात हो रही है, नहीं, टर्मिनेशन है। तो कहने का अर्थ है कि अर्थ बदलते रहता है। जैसे कि हम एट की बात करते हैं और एट में हमने बताया कि एट का ही अभिप्राय में भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, से भी हो सकता है, के भी यहाँ भी हो सकता है, की अवस्था भी हो सकता है। जैसे एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म हम कहते हैं, एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म। तो एट द प्लेटफॉर्म जब कह रहे हैं तो यहाँ पे हो गया स्टेशन पर, इसका अभिप्राय क्या हो गया? स्टेशन पर। समझ रहे हैं? एट द प्लेटफॉर्म। लेकिन जब कहते हैं एट फ्रेंड हाउस, एट फ्रेंड हाउस, अ पार्टी ऑर्गेनाइज, अ पार्टी ऑर्गेनाइज्ड एट माय फ्रेंड हाउस। एक पार्टी आयोजित की गई थी, कहाँ? मेरे फ्रेंड के घर पर, मेरे फ्रेंड के घर के यहाँ, मेरे फ्रेंड के यहाँ। वहां पे अलग अर्थ व्यक्त कर देता है। एट फ्रेंड हाउस, एट फ्रेंड हाउस, यहां अलग अर्थ व्यक्त हो रहा है एट का। और कहते हैं एट नाइट, एट नाइट, एट नाइट आप कह देते हैं तो वहां पे अर्थ अलग हो जाता है। देखिए रात में, यहां एट नाइट, नहीं, आई विल कम एट नाइट,
मैं रात में आऊंगा, तो वहां मे का सेंस हो जा रहा है, इसी एट का वहां सेंस मे का हो जा रहा है। क्या इसी एट का सेंस यहां पर पे हो जा रहा है। और एट फ्रेंड हाउस दैट इज यहां पे फ्रेंड के यहां के यहां का अर्थ हो जा रहा है इसी एट का, जब फ्रेंड का। और एट अदर तो यहां की और का सेंस दे देता है। एट अदर कहते हैं तो की और का, एंड एट स्कूल कहते हैं तो यहां पे सेंस देता है कि स्कूल में, यहां पे सेंस देता है स्कूल में। क्या हमने देखा कि डेटर का अभिप्राय रोकना। टर्म हमने बताया कि इंग्लिश के जो शब्द होते हैं एक ही शब्द वाक्य विशेष के आधार पर अपने अर्थ को परिवर्तित करते रहते हैं। कहने का अर्थ बिना सिर्फ करके होते हैं इंग्लिश के वर्ड, जबकि हमारा हिंदी का वर्ड फिक्स होता है, वो अपना अर्थ नहीं बदलता वाक्य विशेष के आधार पर। लेकिन यहाँ देखिए टर्म पद भी हो जाता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच यूज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड टर्म। वाक्य शब्द या शब्दों का समूह जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसको टर्म हम कहते हैं, वो भी पद है। एंड अवधि दैट इज द टाइम पीरियड, वो भी टर्म है। सेकेंड टर्म, हमारे मोदी जी जो है सेकेंड टर्म प्राइम मिनिस्टर बने, थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर बने हम लोग कहते हैं, वो टर्म की बात हो रही है। सेकेंड टर्म इलेक्शन, द्वितीय चरण भी कह सकते हैं आप, अवधि चरण भी होता है। अब लीजिए एक और मैंने आपको बता दिया, सेकेंड टर्म से इलेक्शन होगा, द्वितीय चरण, अवधि, सीमा। इन कहने का अर्थ है में होता है, से होता है, का होता है, अंदर होता है, बहुत सारे अर्थ हैं। एट कहने का अर्थ में, पर, से, के, यहाँ, आयन, आवेश, ऑन, पर, टर्मिनेशन, नेशन, राष्ट्र। तो कहने का अभिप्राय है कि हमने क्या बताया कि एट का ही अर्थ में भी होता है, एट का अर्थ ही पर होता है, एट का अर्थ से होता है, के यहाँ होता है, के अवस्था सब होता है। जैसे हमने बताया एट प्लेटफॉर्म स्टेशन पर, एट फ्रेंड हाउस फ्रेंड के यहाँ, एट नाइट रात में। तो आपने क्या देखा कि ये अर्थ बदलते रहते हैं। एट स्कूल में नहीं। तो सवाल ये है कि मैं आपको यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ और न ही मैं कोई इंग्लिश का टीचर हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि मैं वर्ड के बारे में आपको बता रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ऐसे ऐसे वर्ड में यूज होगा, इसका अभिप्राय ये होगा। आपको सिंपल केवल समझना है, कॉमन वे पे समझना है, कॉमन सेंस आपके पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए। मैं केवल आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि देखिए यही एट कैसे कैसे अर्थ बदलता है। और ये एक शब्द है, ये अकेले अपना अर्थ नहीं व्यक्त कर रहा है। ये सब जो है ये प्रीपोजिशनल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल सब देख रहे हैं, इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, ये सब अपना अकेले अर्थ नहीं व्यक्त करता है, डिपेंडेंट है। और ये डीटर हो गया, टर्म हो गया, ये सब टर्मिनेशन हो गया, नेशन हो गया, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन चूंकि आपको अर्थपूर्ण बोला गया है, जब अर्थपूर्ण की बात हुई है तो आपको अर्थपूर्ण जब बोला गया है तो केवल अर्थपूर्ण बोलने का अभिप्राय है कि यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों काउंट होगा। और आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप देखिए डेटर बनाने के क्रम में भी हमने ये टी, ई और आर का प्रयोग किया था और टर्म बनाने के क्रम में भी मैंने प्रयोग किया। तो ये ऑब्जेक्शन अभी नहीं है। हो सकता है कि आगे के प्रश्न में ऐसा भी ऑब्जेक्शन हो जाता है कि केवल एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार ऐसे शर्त लगाया जाता है। अभी ऐसा कोई शर्त आपके सामने नहीं है, इसलिए आपने, क्योंकि वर्ड फॉर्मिंग के सेकंड टाइप में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ऐसे भी प्रश्न दिए गए होते हैं कि आप किसी अक्षर को अगर एक बार छू लेंगे तो दोबारा उस अक्षर को नहीं छूना है। इसीलिए मैंने बोला था कि सेम प्रॉब्लम को मैं 4-5 प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूं, करूंगा, ताकि आप समझें कि क्या क्या टेक्निकल बातें होती है, कौन कौन सी टेक्निकल बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इससे क्या बना, डेटर हमने बनाया, क्या बना, ये सब मैं हटा देता हूँ या रहने दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा वो शब्द बना है। आप यहाँ पे मार्क कीजिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमने बोला कि डीटर बना, देखिए डीटर, DETER, डीटर, आपका डीटर बना। दूसरा मैंने क्या बोला कि टर्म बना, ये टर्म, डीटर बना, टर्म बना।
तीसरा मैंने क्या बोला कि आपका इन बना, इन। चौथा हमने एट बनाया, एट भी बन गया। पांचवा आयन बना, आयन भी बनाया। छठा ऑन बना। और सातवां जो है नेशन हम लोगों ने बनाया, नेशन। और आठवां जो शब्द बना वो बन गया टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यहां से मैंने बनाया, टर्मिनेशन, यहां से टर्मिनेशन। क्या मैं जरा सा हटा देता हूं और क्लियर कर देता हूं कौन कौन से शब्द बने हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छे से मैं यहां दे देता हूं, देखिए कौन कौन से शब्द बने हैं। मैं यहां पे आपको से दर्शा दे रहा हूं। सबसे पहला जो वर्ड बना है वो बना है डीटर, डीटर। दूसरा वर्ड जो बना वो बना टर्म। तीसरा वर्ड मैंने बनाया इन। चौथा एट। पांचवा आयन। छठा ऑन। सातवां नेशन। और आठवां टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। कितने शब्द बन गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शब्द बना। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि वर्ड फॉर्मिंग पे आधारित प्रश्न जो होते हैं वो कंप्लीटली आपके वर्ड पावर पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास वर्ड पावर होगा तो आप ऐसे सब प्रश्नों को बना सकेंगे। यदि वर्ड पावर नहीं रहेगा तो दुनिया का कोई टीचर कोई भी आप शब्द नहीं बनवा सकता है। हाँ, मैं यहाँ पे प्रश्नों की रूपरेखा आपके समक्ष रख रहा हूँ। टेक्निकल बातें जो है, गुड़ बातें जो है, उन बातों को आपके समझ स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और ड्यू टू द लैक ऑफ दिस टाइप ऑफ आइडिया, दिस टाइप ऑफ टेक्निकल टर्म, वे गलत कर बैठते हैं। मोर देन 90% कैंडिडेट टेक्निकल बातों को नहीं समझते, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर डीटर को बनाने के क्रम में टीआर प्रयोग हुआ, वही टीआर देखिए टर्म बनाने के क्रम में भी मैंने प्रयोग कर लिया है। ये आईएन हुआ, ये एटी हुआ, ये आयन बनाने के लिए ओएन का भी प्रयोग किया और ओएन में भी मैंने ओएन का प्रयोग कर लिया। टर्मिनेशन के क्रम में भी मैंने टर्म में भी टी आर का प्रयोग किया, टर्मिनेशन के क्रम में भी ये जो है टी आर एम आई एन ए टी आई वन सब लेटर ले लिया। और फिर आयन ऑन में भी ओ एन आई का प्रयोग हुआ था, और देखिए यहाँ पे नेशन बनाने के क्रम में भी इनका प्रयोग कर लिया गया। तो कहने का अभिप्राय है कि अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर आपको जब शब्द बनाने की बात की जाए तो आपको किसी भी प्रकार का रोक नहीं होता है कि आप जिस अक्षर को एक बार छू दें उसे दोबारा नहीं लेना है, ऐसा नहीं समझिएगा। समझ रहे ना? अक्षरों के क्रम को परिवर्तित नहीं करना है, मतलब यहाँ से भी लेना है आपको, लगातार लीजिए, क्रम नहीं तोड़िए। कहने का अर्थ एक लेटर ये और एक लेटर यहाँ से उठा के ये अलाउ नहीं है, आपको जहाँ से लेना है लगातार लेके बनाना है। क्रम जो है टूटना नहीं चाहिए, क्रमागत क्रम होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, आपको क्रम नहीं तोड़ना है, केवल इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे 8 वर्ड बना, प्लस यहाँ पे एक टेक्निकल और बातें आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी जो है 8 शब्द क्या 10 शब्द भी बन सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पे भी गौर कीजिएगा कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। मान लीजिए 1 नंबर पे आपको दिया है 4 शब्द बनेगा, क्योंकि आप पूछा है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मैं यहाँ इसी प्रश्न को एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड डिटर्मिनेशन। आपसे कहा जा रहा है कि बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड डिटर्मिनेशन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म। आपसे कहा जा रहा है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म टू डिवाइड द गिवन वर्ड डिटर्मिनेशन
विदाउट द चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लेटर, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब पूछा जाता है। तो इन बातों को तो शब्द के पावर पे तो आपको ध्यान देना ही है, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है, आपको ऑप्शन पे भी गौर कीजिएगा। ये नहीं कि शब्द बन रहा है तो आप 10 और 12 वर्ड बना के अपना समय बर्बाद कर दीजिएगा, ऐसा नहीं। यहाँ ऑप्शन पे भी मार्क कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऑप्शंस पे भी जो है हमें ध्यान देना होता है और ऑप्शन पे भी हमको विचार करना होता है। जैसे कि 1 नंबर पे मान लीजिए 4 दिया, 2 नंबर ऑप्शन आपको 3 दे दिया, 3 नंबर ऑप्शन आपको दे दिया 2 से अधिक, 4 नंबर ऑप्शन दे दिया 5, 5 नंबर ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हैं ना? हमें ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन में भी टेक्निकल बातें घुसी हुई है, ऑप्शन में भी टेक्निकल बातें हैं। अब आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ 8 वर्ड बन गया, आप 8 वर्ड बनाते हुए बैठ रहे हैं, नहीं, हम जब यहाँ पे ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन पे भी आप वॉच किया जाता है कि कैंडिडेट कितने शार्प माइंडेड है। यहाँ पे आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी एबिलिटी को ऑप्शंस के द्वारा भी आंका जाता है कि आप कितने तीक्ष्ण दिमाग वाले हैं। 8 वर्ड बनाने के लिए बढ़ जाते हैं या ऑप्शन पे भी ख्याल रखते हैं। तो एक बात यहाँ पे यह भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित वर्ड को बनाने के क्रम में थोड़ा सा ऑप्शन पे भी गौर कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी बचने का रास्ता रहता है और ऑप्शन के आधार पे भी आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप टोटल वर्ड बैठ के बना रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आप दिन भर लगा दिए कुदाल पार के खेत को कुदाल से कोड़ने में, या आप उसी काम को घंटे भर में निपटा दिए। ये भी देखा जाता है कि आप दिन भर कुदाल पार रहे हैं खेत में या घंटे भर में खेत को जोत के निकल गए। तो यहाँ वही बात है कि वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित जब प्रश्न होंगे जहाँ पे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ऐसे संबंधित करें तो ऑप्शन पे भी जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन से भी आपकी एबिलिटी को चेक की जाती है और ऑप्शन में भी बचने का रास्ता होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीटली डीटर बन गया, टर्मिनेशन बन गया, इन बन गया, एट बन गया, आयन बन गया, डीटर बना, टर्म बना, इन बना, एट बना, आयन बना, ऑन बना, नेशन बना, टर्मिनेशन बना। तो बैठ के क्या इतना वर्ड बनाते रहेंगे? नहीं, अगर हमको ऑप्शन में बचने का रास्ता दिया गया है तो ऑप्शन के माध्यम से भी आपकी एबिलिटी चेक की जाती है कि आप कितने दिमाग वाले हैं। तो जैसे देखिए कि 4 बना, 3 बना, 2 से अधिक बना, 5 बना, इनमें से कोई नहीं बना, क्या सिलेक्ट कीजिएगा? आपका वर्ड 8 बन रहा है तो क्या आप 8 वर्ड बनाते रहिएगा? क्या आप इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा कि 8 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर है? क्या मारिएगा? 4 मारिएगा, 3 मारिएगा, 2 से अधिक मारिएगा, 5 मारिएगा, क्या मारिएगा? तो यहाँ बचने का तरीका है, यदि हम ऑप्शन में देख रहे हैं मोर देन 2, 2 से अधिक। अब 2 से अधिक कहने का अभिप्राय है कि अगर 1 लाख शब्द भी बनता हो तो वह भी 2 से अधिक में काउंट हो गया। हमने यदि कहा कि 5 साल से अधिक उम्र वाले, तो 5 साल से अधिक उम्र वाले में वो 50 साल वाले भी हों, 100 साल वाले भी हों, सब काउंट हो जाएंगे। ये टेक्निकल बातें भी यहाँ ध्यान रखना है। बात दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 90% कैंडिडेट, मोर देन 90% कैंडिडेट इन सारी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, इन सारी बातों पर उनका ध्यान नहीं होता है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे शिक्षक इन बातों को कैंडिडेट के समक्ष नहीं रखते हैं। जो बातें मैं यहाँ पे आपके समक्ष रख रहा हूँ कि हमें कौन कौन सी टेक्निकल बातों को ध्यान रखना है, अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर का मतलब क्या होगा, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर का क्या अभिप्राय है, अर्थपूर्ण शब्द केवल बनेगा तब क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि अक्षरों के क्रम को चेंज नहीं करना है। तो कहने का अभिप्राय है, यह नहीं कहा जा रहा है कि जिस लेटर को आप एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं कीजिए, वो नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि जहां से भी लेना लगातार लीजिए। ये नहीं कि 2 अक्षर यहाँ कर लिए, 2 अक्षर यहाँ का उठा के वर्ड बना रहे हैं, वो अलाउ नहीं है आपको। वर्ड फॉर्मिंग के सेकेंड टाइप में ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपको जहां से लेना लगातार लेना, पहली बात।
दूसरी बात कि आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए। तीसरी बात मैंने क्या पर चर्चा की कि ऑप्शन का भी अवलोकन करना आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन के माध्यम से भी आपकी एबिलिटी चेक की जाती है इस प्रकार के प्रश्नों में। जैसे कि ऑप्शन में देखा, पहला ऑप्शन 4 था कि 4 शब्द बनेगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 3 शब्द बनेगा, तीसरा ऑप्शन में 2 से अधिक बनेगा, चौथा 5 बनेगा, 5 महीने में से कोई नहीं बनेगा। यहाँ तो हमने दिखाया कि 8 बनेगा। तो क्या बैठ के 8 बनाते रहेंगे? कभी कभी तो ऐसा भी केस होता है कि 10-12 वर्ड बन सकता है, तो क्या वो बनाते रहिएगा? नहीं, वो बनाने के लिए आपको नहीं कहता है, वो देखता है कि आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितने तीक्ष्ण दिमाग वाले हैं, वो देखता है। उस बात का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो जब मैंने देखा कि ऑप्शन में बचने का अगर रास्ता हमारे समक्ष है कि 4 बनेगा, 3 बनेगा, 2 से अधिक बनेगा, तो जैसे ही मैंने 2 से अधिक देखा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब यदि 2 लाख भी बनेगा तो 2 लाख भी 2 से अधिक के तहत ही काउंट हो जाएगा। रीजनिंग में यही सब बातों को ध्यान देना होता है। समझ रहे हैं ना? तो जैसे ही 2 से अधिक हमारे ऑप्शन में हमको नजर आया कि 2 से अधिक, तो जैसे ही मैंने 2 के बाद तीसरा वर्ड बना, वहीं पे हम क्लोज कर देंगे अपने वर्क को। वहीं पे अब आगे हमें वर्ड बनाना ही नहीं है, क्योंकि 2 से अधिक बनेगा तो 2 से अधिक जैसे ही 3 बना हम छोड़ देंगे, क्योंकि 2 से अधिक कहने का मतलब है कि अब 3 बने चाहे 101 बने, वो सब 2 से अधिक में काउंट हो गया। तो स्पेशली हमें यह डिनोट करके नहीं दिखाना पड़ेगा कितना बना। बात समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कि यहाँ 5 नंबर पे आपको दे देता कि नहीं 8 बनेगा, ये 8 बनेगा, अगर ऐसा भी दे दे तो फिर भी आपको इसको वरीयता देना है, क्योंकि 2 से अधिक बनेगा। बशर्ते कि ऐसा जनरली नहीं दिया जाता है कि आपको जो होता बनेगा वही प्रॉपरली आपको दे दे, वैसा जनरली नहीं दिया जाता है, नन ऑफ दीज छोड़ देगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे टेक्निकल के आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने देखा 2 से अधिक बनेगा, एक ऑप्शन भी है, तो मेरा 2 के बाद जहाँ तीसरा वर्ड बना, हम आगे की कार्रवाई वहीं पे स्थगित कर देंगे। इसके आगे वर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। उससे क्या होगा? आपका टाइम की बचत होगी, आपके समय की बचत होगी, जिसे आप अन्य प्रश्नों को हल करने में देंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो एक बार मैं पे आपको ब्रीफिंग करना चाहता हूं कि वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकंड की मैं परिचर्चा आज कर रहा था। वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकंड की प्रश्नों की रूपरेखा, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी टेक्निकल बातें आती है, किन किन टेक्निकल बातों पर हमें ध्यान देना होता है, उन बातों की मैंने परिचर्चा की। मैंने बताया कि वर्ड क्या है, द सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच एक्सप्रेस देयर क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। और मैंने बताया कि वर्ड फॉर्मिंग में अर्थपूर्ण और स्वतंत्र अर्थपूर्ण, आगे जो प्रश्न हम आपके समक्ष रखेंगे वहाँ स्वतंत्र अर्थपूर्ण से संबंधित प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और मैंने बताया कि वर्ड फॉर्मिंग के सेकेंड टाइप पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो शब्दों के टाइप पर आधारित होते हैं, शब्दों के प्रकृति पे भी आधारित होते हैं। तो हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। शब्दों की प्रकृति के आधार पे शब्द को, जो वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित जो प्रश्न है शब्द हैं, ऐसे तो शब्द बहुत प्रकार के हो सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित जो प्रश्न शब्द होते हैं, तो वहाँ शब्दों की प्रकृति के आधार पे कहा जाए नेचर ऑफ द वर्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया। शब्दों की प्रकृति के आधार पर शब्द को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्ड, वर्ड क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला मैंने बताया डिपेंडेंट वर्ड एंड अदर इज इंडिपेंडेंट वर्ड। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड से टाइप सेकेंड पे आधारित जो वर्ड फॉर्मिंग पे आधारित प्रश्न होते हैं, संबंधित होते हैं, उनका संबंध होता है, इसलिए मैंने इसकी पर चर्चा की। डिपेंडेंट वर्ड के बारे में मैंने बताया कि द वर्ड which does not express their clear meaning or sense
विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वर्ड। कहने का अभिप्राय है ऐसे शब्द जो बगैर अन्य शब्द की सहायता के, बिना किसी अन्य शब्द की सहायता के अपना पूर्ण अर्थ या भाव व्यक्त नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों को हम डिपेंडेंट आश्रित शब्द कहते हैं। और मैंने बताया कि ऐसे शब्द की श्रेणी में कौन से शब्द आते हैं। तो मैंने बताया कि जनरली प्रीपोजिशनल वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब इट इज कंसिडर्ड एज दिस टाइप ऑफ वर्ड। जनरली प्रीपोजिशनल वर्ड जो होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इत्यादि होते हैं, इसी शब्दों के श्रेणी में, इसी प्रकार के शब्दों के श्रेणी में आते हैं। लेकिन मैंने अपवाद में बताया कि कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशनल वर्ड हैं जो कि स्वतंत्र शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं, इसलिए कि वो अपना अर्थ या भाव व्यक्त कर देते हैं, जैसे अंडर, अबव, बिलो, बिटवीन इत्यादि, ये सब का अर्थ हो जाता है। लेकिन केवल एट कहिएगा, इन कहिएगा, टू कहिएगा, ऑन कहिएगा, फॉर फ्रॉम नहीं, आउट, इन, ऑन, अपॉन, तो वो अकेले अर्थ व्यक्त नहीं कर सकता है। हाँ, वो वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं तब उनका सार्थकता आता है, उनकी सार्थकता होती है, अदरवाइज वो महत्वहीन हो जाते हैं। तो आपने डिपेंडेंट वर्ड को समझा। इंडिपेंडेंट वर्ड की परिचय मैंने क्या कि द वर्ड विच एक्सप्रेस देयर क्लियर मीनिंग और सेंस विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड। ऐसे शब्द जो बिना किसी वर्ड की सहायता के, इट मीन्स alone sufficient to express their clear meaning और sense is called independent word। ऐसे शब्द जो अकेले अपने अर्थ या भाव को व्यक्त कर देते हैं उसे स्वतंत्र शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप एलिफेंट कहिए, आप एग्जामिनेशन कहिए, आप डॉग कहिए, कैट कहिए, पेन कहिए, कॉपी कहिए, बुक कहिए, टीचर कहिए, मदर, फादर, सिस्टर, इसको किसी अन्य शब्द की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अन्य शब्द से जुड़ेगा तब अपना अर्थ व्यक्त करेगा, नहीं। लेकिन केवल टू कहिएगा, इन कहिएगा तो अकेले कोई अर्थ व्यक्त नहीं होता है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपने समझा। टेक्निकल बातें जो इस पहले प्रश्न में था, क्या हमने देखा अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर। इसका मतलब है कि आपको ऑर्डर ऑफ लेटर चेंज नहीं करना है, जहां से लेना है लगातार लेना है, नहीं विभाजित करना है, टू डिवाइड दिस वर्ड। अर्थपूर्ण की जब बात की गई तो मैंने बताया कि अर्थपूर्ण जब बोला जाएगा, अर्थपूर्ण जब बोला जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों काउंट कर लेना है। ये बातें मैंने बताया। आगे हमने बताया कि किस प्रकार से वर्ड को फॉर्म करना है। यह भी बताया किस प्रकार के प्रश्न आपके पावर पे डिपेंड करते हैं, वर्ड पावर पे डिपेंड करते हैं और वोकैब पावर पे डिपेंड करता है। प्लस मैं ये भी बताया कि आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही वर्ड दिए जाते हैं जिन वर्ड से आपका हमेशा वास्ता पड़ता है, कॉमन वर्ड दिए जाते हैं और अपेक्षा की जाती है कि एक कैंडिडेट जो कॉमन सेंस रखता हो वो ऐसे शब्द को जानता हो। प्लस मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि यदि 10 से 15 साल के क्वेश्चंस का अवलोकन कर लेंगे तो निश्चित है कि किस प्रकार के वर्ड आते हैं और उन्हीं वर्डों को ले देकर रिपीटेशन किया जाता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली बात जो मैंने बताया कि ऑप्शन में भी टेक्निकल बातें छिपी होती है और वहां से भी आपको वाच किया जाता है कि आप कितने टैलेंट हैं, आप कितने जीनियस हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कितने योग्य हैं, आप कितने शार्प माइंडेड हैं, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। और वर्ड फॉर्मिंग के जबकि यह पूछा जाए हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं ऐसे शब्दों में, तो ये सब पेच लगा ही रहता है, ये सब टेक्निकल बातें लगी रहती है कि आप बैठ के 8 वर्ड बना रहे हैं, आप बैठ के पूरा कुदाल पार रहे हैं, खेती पूरा जोत देंगे, पूरा खेती कोड़ देंगे, या आप मिनटों में उस काम को निपटा दीजिएगा, वो भी देखा जाता है। जैसे यहाँ 8 वर्ड बना, ऐसा शब्द आता है कि 10-10 वर्ड बनने लगता है, तो बैठ के 10-10 वर्ड बनाइएगा तो वो 10 वर्ड नहीं बनवाना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आपके पास कितना कॉमन सेंस है। तो जैसे कि मैंने देखा कि ऑप्शन पे भी विचार करते रहना है
जैसे मैंने दिखाया कि 4 बना, 3 बना, 2 से अधिक बना, 5 बना, इनमें से कोई नहीं बना। तो यहाँ पे अगर आपके पास दिमाग होगा तो आपको यहाँ पे यह वॉच करना है कि जैसे ही ऑप्शन नंबर 3 2 से अधिक बना, तो 2 से अधिक बना का अभिप्राय है कि यदि अब 2 लाख भी बन रहा है तो वो 2 से अधिक में काउंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहला वर्ड देखा, दूसरा वर्ड, जैसे ही 2 से अधिक बना वहीं पे हम अपना वर्क रोक देंगे, आगे हमको फिर देखना ही नहीं है, हम सीधे मार देंगे 2 से अधिक। अब चाहे वहाँ वर्ड 101 क्यों नहीं बन जाए, तो ये सब बातों का भी ध्यान रखना है। तो आपने देखा, और मैंने ये भी बताया कि सेम प्रॉब्लम को मैं 4-5 प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकंड पे जो आधारित प्रश्न होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप से प्रश्न राइज किए जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट वे से टेक्निकल बातों को रखा जाता है, तो उन बातों को भी देखना है। तो फिलहाल मैं वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकंड को यहाँ पे ही कंक्लूड करना चाहता हूँ आज के लिए। अभी तो रिमेनिंग पार्ट इसका है ही, रिमेनिंग पार्ट की भी परिचर्चा करूंगा, और रिमेनिंग पार्ट की परिचर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा, इसलिए कि यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ड फॉर्मिंग टाइप सेकंड ऑफ वर्ड फॉर्मिंग की परिचर्चा अपने अगले लेक्चर में करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, या जैसा भी लगा हो काइंडली अपने बाहुबली कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका हमें अनुरोध है कि कुछ अन्य पर्टिकुलर टॉपिक्स को पहले कर दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं कि लॉजिकल टॉपिक को चाहते हैं कि सर कर दीजिए, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे करने से ऑर्डर ऑफ जो है टॉपिक वो क्रम टूटता है, और अध्ययन का भी क्रम एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। लेकिन उन बातों पर भी हम ध्यान रखेंगे, अगर संभव होगा तो मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि लेबल जो होता है सिस्टमेटिकली अप होना चाहिए। एक बैग में आपको ले जाकर अगर कोर्सेस ऑफ एक्शन डील करना शुरू कर दूं, साइलोजिज्म डील करना शुरू कर दूं, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट डील करना शुरू कर दूं, तो आपके समझ से शायद बाहर हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि वैसे कैंडिडेट्स जो उन टॉपिक्स को चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि ऐसे कैंडिडेट्स जो चाह रहे हैं कि उन टॉपिक्स को मैं बताऊं, उनका अगर कोई एग्जाम्स है तो काइंडली यदि वो हमारी किताब को न रखे हैं, हमारी किताब अगर उनके पास ना हो, तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि काइंडली वो हमारी किताब परफेक्ट वर्बल रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, अजय चौहान के द्वारा लिखी गई है, उस किताब का काइंडली अध्ययन कर ले। ऐसे कैंडिडेट्स जिसका जो है एग्जाम्स है आने वाले दिनों में, अगर उनसे मुझे उम्मीद है कि हमारी किताब का अध्ययन करने के पश्चात निश्चित ही समझ आएगी और आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी आपको किताब लेने के बाद, किताब का अध्ययन करने के बावजूद भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि क्या आपके लिए किया जाए, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिकल वे से चलना चाह रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि अब तक मेरे ख्याल से YouTube के इतिहास में ये सबसे लंबा लेक्चर जा रहा होगा, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यूट्यूब में आप अवलोकन कर सकते हैं। यूट्यूब के इतिहास में शायद ऐसा होगा कि अल्फ़ाबेट टाइप पार्ट 38 पार्ट 38 अभी जा रहा है और अभी भी अल्फ़ाबेट आपका पूरा समाप्त नहीं हुआ है। तो खैर मैं इतना ही को कहना चाहूँगा
तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ रही होगी और आपको हमारे ये अभी लेक्चर अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा काइंडली आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का कष्ट करेंगे और रिमेनिंग पार्ट की परिचर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि पार्ट वर्ड फॉर्मिंग का जो टाइप सेकंड है अभी पूरा नहीं हुआ है। आज के लिए तत्काल मैं यहाँ पे स्थगित करना चाह रहा हूँ, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आफ्टर ऑल, ऐसे कैंडिडेट्स जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, करें नहीं बल्कि कर सकते हैं, ये आपकी चाहत है। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए उसकी तत्काल नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक